हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त मनोज गुप्ता। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तक्षशिला 2020। पहले मैंने इस चैनल पे अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था मेरी क्या क्वालिफिकेशन है और मैं किस सब्जेक्ट के बारे में आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। मैंने आपको इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं वो प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया था। उसके अकॉर्डिंग मैं सबसे इकोनॉमिक्स का मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय लेके इस चैनल पे आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और जो ये टॉपिक है वो +2 जो क्लास के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें 10 नंबर का यानी कि HBSC और CBSE में भी काफी नंबर का इसमें से सिलेबस लिया जाता है। और बच्चों की भी ये फरमाइश मतलब उनकी ये रहती है कि कोशिश हमें नेशनल इनकम चैप्टर है वो बिल्कुल इजी वे में करवाया जाए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, BA के पॉइंट ऑफ व्यू से, MA के और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो हम नेशनल इनकम टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपने बहुत बार सुना होगा, हम GDP वर्ड यूज करते हैं। तो मैंने काफी बार स्टूडेंट से पूछा है जब भी, क्योंकि ये आपकी 10th +1 +2 तीनों क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी हम GDP का मीनिंग पूछते हैं बच्चे बता देते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इतना सही है। जब हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा तब इसको हम सकल घरेलू उत्पाद ये बोलते हैं। लेकिन जब इसको प्रॉपर मीनिंग में आपसे पूछा जाए तब बच्चों को इसका प्रॉपर मीनिंग नहीं पता होता, फुल फॉर्म जरूर पता होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं स्टूडेंट्स को, जब भी आप फुल फॉर्म करते हो अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगेगा। और जो आपको फुल फॉर्म है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी जब इसको आप करोगे। तो देखो इसमें जो जब हम GDP की बात करते हैं तो मेन 3 बातों को ध्यान में रखा जाता है। आपको बता दूं, जब भी आप कोई कंसेप्ट करते हो तो आपको मुश्किल लगता है तो आप क्या करो, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो और हर पार्ट को ध्यान से समझो और फिर बाद में उसको कंबाइन कर देना। जिस स्टूडेंट को ये आर्ट आ चुकी है कि वो कोई भी चीज है उसको पार्ट में डिवाइड कर सकता है, पार्ट को फिर अंडरस्टैंड करके फिर उसको कंबाइन कर सकता है, तो वो जितने भी कंसेप्ट है चाहे कितना भी बड़ा कंसेप्ट हो उसको आराम से इजी वे में कर सकता है। मैं GDP का मीनिंग आपको इजी वे में करवा रहा हूं। आपको लगेगा कि 1 मिनट के बाद आपको GDP का मीनिंग बिल्कुल आराम से आने यानी कि माइंड में आ चुका होगा आपका। तो फर्स्ट जब हम GDP की बात करते हैं तो डोमेस्टिक यानी कि घरेलू, तो इसके लिए लेते हैं एक देश की सीमा के अंदर। जब भी हम डोमेस्टिक की बात करेंगे तो जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो विद इन कंट्री बोलते हैं हम। एक देश के अंदर, विद इन कंट्री यानी कि एक देश के अंदर, देश की बाउंड्री है उसके अंदर लिया जाएगा। और जब करते हैं और एक हम अकाउंटिंग ईयर लेके चलते हैं, अकाउंटिंग ईयर बोल लो, लेखा वर्ष बोल लो, ये फिक्स टाइम होता है। जब भी हम लेते हैं अकाउंटिंग 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, तो ये अकाउंटिंग ईयर लिया जाता है, लेखा वर्ष। उसके बाद थर्ड जो मेन इसमें है वो लिया जाता है फाइनल प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट नहीं तो गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें हम अंतिम उत्पाद में हम दोनों चीजों को इंक्लूड करते हैं, वस्तु है सेवा। गुड्स एंड सर्विसेज बोथ है को इंक्लूड किया जाता है। गुड्स और सर्विसेज में आपको बेसिकली मैं डिफरेंस बता दूं। गुड्स यानी कि वस्तु बोलते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। सर्विसेज को हम टच नहीं कर सकते, इसको हम इंटेंजिबल बोलते हैं, देख भी नहीं सकते, अदृश्य बोलते हैं।
लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। जब भी हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, बंडल ऑफ यूटिलिटी बोला जाता है। यानी कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, हमारी जो नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए होते हैं। यानी कि मेनली जो हमारी नीड्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जाता है, वो प्रोडक्ट होता है। और प्रोडक्ट में दोनों को इंक्लूड किया जाता है, गुड्स को भी और सर्विसेज को भी। तो बेसिकली अब आपको जीडीपी का मीनिंग पता चल गया होगा। जब भी हम जीडीपी की बात करेंगे तो आपने याद रखना होगा, एक लेखा वर्ष में एक देश की सीमा के अंदर जितना भी फाइनल प्रोडक्ट यानी कि अंतिम उत्पाद, उसका जो मूल्य होता है। अब इसमें दो प्राइस लिए जाते हैं, एक मार्केट प्राइस आएगा और एक आपका फैक्टर प्राइस आएगा। जब हम बात करेंगे दोनों, बाजार मूल्य और कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट बोल देते हैं इसको, एफसी बोल दिया जाता है। मेनली जो बुक्स में प्राइस वर्ड नहीं है, प्राइस आपको वैसे बता दिया, लेकिन फैक्टर कॉस्ट वर्ड है वो यूज किया हुआ है। तो हम जब भी जीडीपी की बात करेंगे, इन 3 पॉइंट को आप बेसिकली, मैं जीडीपी पे इसलिए फोकस कर रहा हूं कि ये जीडीपी है जिसके अकॉर्डिंग आप जितने भी फॉर्मूले हैं नेशनल इनकम के आराम से क्रिएट कर सकते हैं। जो ये आपकी जीडीपी है वो एमपी पे होती है, यानी कि मार्केट प्राइस पे। उसको हम जब कन्वर्ट करेंगे, आपको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना होता है। क्यों, जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो आपको जीडीपी बताया था। अब जब नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जीडीपी था, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको मैं इस जो मीनिंग है इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूं नेशनल इनकम का। तो आपको पता है जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसको राष्ट्रीय आय बोला जाएगा। सिंपली वर्ड शो कर रहा है, बोथ 2 वर्ड कंबाइन होके राष्ट्रीय आय, यानी कि एक देश की जो इनकम है, एक देश की जो आय है वो क्या होगी, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्र में क्या लिया जाएगा, जितनी भी पॉपुलेशन, यानी कि एक देश की जितनी भी जनसंख्या होती है उनमें जितने भी पर्सन रह रहे होते हैं उनकी जो इनकम होती है वो हमारी राष्ट्रीय आएगी। ये बेसिकली यानी कि अंडरस्टूड करने के लिए है। लेकिन जब अब भी हम टेक्निकल वर्ड में बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा नेशनल इनकम है टेक्निकल सेंस में ये होती है। और जब हम इसको करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होती है। तो आपको बताया था जब भी हम मार्केट प्राइस, जो हमारा जीडीपी है वो एमपी, वो मार्केट प्राइस पे होता है और बाद में हम नेशनल इनकम निकालने के लिए इसको फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो आप इसमें फैक्टर प्राइस कई बार हो जाता है, तो आप इसको मेनली फैक्टर कॉस्ट के नाम से ही याद रखना। क्यों, आपको बताऊंगा प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर चाहिए, और जो हमारे नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड है उनमें भी ये फैक्टर कॉस्ट है। यानी कि जो फैक्टर उनको एक्सप्लेन किया गया है कौन से आपके यानी कि कॉस्ट में फैक्टर जुड़ते हैं। यानी कि फैक्टर कॉस्ट में जब भी आप कॉस्ट को कैलकुलेट करते हो कौन कौन से फैक्टर आते हैं, 4 फैक्टर मेन माने जाते हैं, उनके बारे में हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको जीडीपी के बारे में पता होना चाहिए। इससे अगर जीडीपी एमपी का मीनिंग आपको अच्छी तरीके से आता है तो फिर हम इजीली क्या कर सकते हैं, एनएनपीएफसी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और हमारे जो नेशनल इनकम है वो आ जाएगी। क्योंकि आपके जो सीबीएसई में है वो ओनली आपके 8 फॉर्मूलाज हैं, एनएनपीएफसी तक आपको निकालना होता है। लेकिन जब हम एचबीएसई के सिलेबस की बात करते हैं उसमें 6 मेथड्स हैं वो और ऐड किए गए हैं, जिसमें हम पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसी से आपको मैं सभी मेथड अभी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं विद, यानी कि इजीली। आपको बस ओनली जीडीपी का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं इनकी फुल फॉर्म बता रहा हूं ताकि आपको फुल फॉर्म जब करोगे तो उसमें कोई परेशानी ना आए। जी को हम ग्रोस लेके चलते हैं, डी को डोमेस्टिक लेके चलते हैं, पी को प्रोडक्ट। अब इसमें डबल एन का यूज किया है इसलिए कंफ्यूज मत होना। जो शुरू में एन होता है वो नेट के लिए,
जो बीच में एन होता है वो नेशनल के लिए, और इसके बाद एमपी मार्केट प्राइस आपको बताया था, और एफसी से आपको फैक्टर कॉस्ट बताई थी। ये टर्म इसमें यूज होती है। अब इसको मैं हिंदी में करवा रहा हूं आपको। ग्रोस को हम सकल, इसको घरेलू, इसको उत्पाद, और उत्पाद में आपको बोथ गुड्स एंड सर्विस दोनों के बारे में बताया था। ये नेट, निवल भी बोल देते हैं, शुद्ध भी, दोनों वर्ड इसके लिए यूज किए गए हैं। ये राष्ट्रीय, ये बाजार मूल्य, और ये कारक लागत। ब्रीफली मैं आपको फैक्टर कॉस्ट के बारे में बता देता हूं, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट जब हम प्रोडक्शन चैप्टर करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, फिर आपको बताएंगे कि उसमें प्रोडक्शन के फैक्टर कौन कौन से लिए जाते हैं। मेनली 4 फैक्टर होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इन वर्ड्स को लिया जाता है। हिंदी में भूमि, लेबर को हम श्रम बोलते हैं, कैपिटल को पूंजी, एंटरप्रेन्योर को उद्यमी बोला जाता है। और लैंड के बदले में हमें रेंट यानी कि लगान, लेबर के बदले में श्रम बोल देते हैं, नहीं तो वेजेस वर्ड यूज। कैपिटल में हम इंटरेस्ट जिसको ब्याज बोला जाता है, और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट जिसे हम लाभ। ये आपको बेसिकली बता रहा हूं क्योंकि आपको फैक्टर कॉस्ट जब मैं करवाऊंगा तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि उसमें 4 फैक्टर लिए जाते हैं। क्योंकि ये एक बार याद रखना कि जितना आप रिपीट करते रहोगे कोई भी कंसेप्ट को और अंडरस्टैंड करके रिपीट करोगे, वो कंसेप्ट आपको लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में सेव रहेगा। क्योंकि जब साइकोलॉजी करते हैं तो उसमें भी ये बताया जाता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में किस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर रखा जाता है। तो इसका ये बेसिकली कंसेप्ट है कि आप कोई चीज को अंडरस्टैंड करिए, उसे बार बार रिपीट करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको टॉपिक है बहुत इजी लगने लग जाएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको बताया था जीडीपी से हमसे एमपी से हमें नेशनल इनकम के लिए इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपल मेथड बता रहा हूं, क्योंकि देखो इस चीज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। तो अब बचे कन्वर्ट करने के लिए तीनों, क्योंकि इनको तीनों को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्रोस से हम नेट में चलते हैं, क्योंकि यहां ग्रोस से आपको पहले नेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्रोस सकल, नेट निवल। जब ग्रोस वैल्यू दी जाती है उसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। इसको बोलते हैं स्थायी पूंजी का उपभोग, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा, जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फिक्स असेट्स होता है। एग्जांपल दूं तो मशीनरी पे आपको पता है, आपने आज मशीन खरीदी, 2 ईयर के बाद आपको लगता है मशीन की वो वैल्यू रहेगी? नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण, चेंज इन डिमांड के कारण उसमें जो घिसावट वे भी बोलते हैं इसको हिंदी में, और उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन वर्ड बोलते हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनके डेप्रिसिएशन अकाउंट भी है, लेकिन जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट है उनके लिए बता रहा हूं कि डेप्रिसिएशन वर्ड है वो ग्रोस में जब आप डेप्रिसिएशन को लेस करोगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, नेट। यानी कि ग्रोस में से जब डेप्रिसिएशन को लेस किया जाएगा तो नेट वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये जो फर्स्ट चेंज है आपको करना पड़ेगा, और इसका अपोजिट करोगे जब नेट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू को ऐड किया जाएगा तो ग्रोस वैल्यू। क्योंकि ये आपको मैथमेटिक्स में समझाया जाता है कि जी माइनस डेप्रिसिएशन लेते हैं तो नेट वैल्यू आ जाती है, तो ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो नेट वैल्यू में जब डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे तो ये आपकी ग्रोस वैल्यू आ जाएगी।
तो ये आपका फर्स्ट चेंज है। उसके बाद हम अब डोमेस्टिक और नेशनल में दोनों कंसेप्ट में अब देखेंगे। जब आपको डी को एन में कन्वर्ट करना हो, याद रखना जो बीच में एन होता है वो नेशनल को रिप्रेजेंट करता है। डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट करना हो, डोमेस्टिक को आपको मैंने बताया था इसमें विद इन कंट्री, यानी कि एक कंट्री की बात की जाती है। और जब हम नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि जो विदेशों से शुद्ध आय है, वो क्या करेंगे हम प्लस कर देते हैं जब डोमेस्टिक इनकम में, तो वो हमारी नेशनल इनकम आ जाती है। तो सिंपल याद रखना, घरेलू एक देश की, और जब राष्ट्रीय उसमें कन्वर्ट करना है तो दूसरे देशों से जो भी इनकम आएगी हम प्लस कर देते हैं। नेट का मतलब जितना इंडिया से पैसा गया है दूसरे देशों को वो माइनस कर देना, जितना पैसा दूसरे देशों से आया है वो इनकम हम प्लस कर देंगे। लेकिन आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है उसमें आपको दिया होगा कि नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है, आपने बस ओनली फॉर्मूले में प्लस करना है। ये आपको माइनस में भी दी हो सकती है और प्लस में भी दी हो सकती है। तो डोमेस्टिक से नेशनल में चेंज करना होगा तो आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मार्केट प्राइस की और फैक्टर कॉस्ट की। और ऊपर वाले कंसेप्ट में भी बेसिकली वही नियम लागू होगा। जब विद इन कंट्री प्लस डोमेस्टिक इसको जोड़ा जाता है तो नेशनल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें भी यही करोगे। आपको पता है डी में अब्रोड की इनकम जोड़ेंगे तो नेशनल, और जब ये इधर चला जाएगा ए, इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो नेशनल में अब्रोड की इनकम को माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक आ जाएगा। ये आपको रिवर्स करना भी आना चाहिए, ताकि आपको, यानी कि अगर आपको नेशनल इनकम दी हो और डोमेस्टिक में चेंज करना हो तो अब्रोड की इनकम है जो आप माइनस कर दोगे तो आपकी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। फिर मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। फैक्टर आपको मैंने बता दी, 4 कॉस्ट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, इनको प्लस करके हम फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए मेनली 4 फैक्टर लिए जाते हैं। इससे हमारी फैक्टर कॉस्ट आ जाती है। यानी कि फैक्टर से याद रखना, फैक्ट्री में जो माल बनता है उसकी जो कॉस्ट होती है उसे फैक्टर कॉस्ट मान लो, यानी कि आपको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद आपको पता है मार्केट में जाएगा तो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या उनसे होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं। बेसिकली आपको इनडायरेक्ट टैक्स बता देता हूं। इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो एक बार, यानी कि जो शॉपकीपर है वो अपने यानी कि पॉकेट में से पे कर देगा, बाद में वो क्या लेगा, वो टैक्स कस्टमर से लेगा, उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। मतलब जो टैक्स आप शिफ्ट कर सकते हो दूसरे पर्सन पे, उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। वो प्लस होगा, और माइनस गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है, यानी कि इसको हम आर्थिक सहायता बोलते हैं, इसको अप्रत्यक्ष कर बोला जाता है। और इन दोनों को कंबाइन को नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। बेसिकली इससे भी आपको दिया होगा तो कंफ्यूजन होने की दूर नहीं। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज है, उसमें से गवर्नमेंट 20 रुपये सब्सिडी दे रही है, तो टोटल 80 रुपीज है, वो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स 100 लिया था लेकिन 20 वो वापस कर रही है, तो गवर्नमेंट ने एग्जैक्ट जो टैक्स लगाया है वो 80 रुपीज लगाया है। ये आप इसके अंदर क्या कर दोगे, फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्लस करोगे तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। और रिवर्स ही हमने सेम मार्केट में, इसके लिए मैं नेट NI यूज कर रहा हूं। अगर ये लेस करोगे तो आपको पता है इसके अंदर हम FC के अंदर ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस आएगा, और मार्केट प्राइस के अंदर ये लेस करेंगे तो आपकी फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। ये मेनली जो बेसिकली हैं आपके
चेंजेस हैं जिनके अकॉर्डिंग आप हर फॉर्मूला है जो नेशनल इनकम का वो निकाल सकते हैं। और जब भी आपका मेन नेशनल इनकम का क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना टेक्निकल साइंस में हम नेशनल इनकम को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली आपका जो भी एस्टेट है, नेट का एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो नेशनल इनकम से क्वेश्चन आने की बिल्कुल चांसेस होते हैं। और ये वीडियो मैं आपको 4 या 5 पार्ट में पूरी करवाऊंगा और ये बेसिकली आपको इसके जो मेन कंसेप्ट है उसके बारे में बताया है ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि आपको ये वीडियो है जो सीरियल में देखनी होगी और बार बार देखनी होगी ताकि आपको इजीली वो अंडरस्टैंड हो चुके। तो आपको अगर कोई बात समझ नहीं आती हो आप कमेंट कर सकते हैं और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अगर इसमें से कुछ रह चुका है वो मैटर आपको वहां रिपीट कर दिया जाएगा। मेनली आपको एग्जाम्पल के थ्रू और बता देता हूं। जब ग्रोस वैल्यू होती है, मान लो एग्जाम्पल देता हूं ग्रोस और नेट का, तो आपको पता है आपके पास 10,000 का जो फोन लिया आपने परचेज किया इस साल और आपको ये पूछा जाए कि इसकी वैल्यू कितनी है तो आप हमेशा क्या बताओगे 10,000। लेकिन आपको मान लो 1 ईयर के बाद ये वैल्यू आपकी 10,000 नहीं रहेगी, ड्यू टू टेक्नोलॉजी कुछ भी लगा लो, इससे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मान लो 3,000 है तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी 7,000। वो इस फोन की नेट वर्थ, मतलब जितने में वो सेल हो सकता है वो इसका नेट प्राइस हो जाएगा। लेकिन जब भी हम बात करेंगे ग्रोस की तो आप ये इतना ही बताओगे कि ये फोन है जो जितने में आपने परचेज किया, मोस्टली हम वही बताते हैं कि 10,000 का है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू उसकी कुछ भी हो सकती है। तो हमने एग्जांपल माना है कि 7,000। इसी प्रकार डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ये डोमेस्टिक में एक देश की मान लो 10,000 है, दूसरे देशों से हमें 2,000, तो टोटल 12,000। और इसी प्रकार आपको एमपी और एफसी में बताया था फैक्टर कॉस्ट जोड़ के कोई भी 100 आती है तो उसमें 80 जो टैक्स आपको निकाला था 180 हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने 100 टैक्स लगाया लेकिन 20 की सब्सिडी आपको प्रोवाइड कर दी तो 80 एग्जैक्ट टैक्स लगा वो प्लस हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारी क्या आ जाएगी, और ये कंसेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है क्योंकि जितने भी हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ेंगे, तीनों मेथड, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उसमें भी ये बेसिकली आपको इससे कन्वर्ट करना आएगा। इसलिए ये आपको मेन फोकस होना चाहिए इस पे। फिर भी आप वीडियो देखिए, फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट कीजिए, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इंप्रूव करूंगा। और आपको इन एग्जाम्पल्स से भी अगर समझ नहीं आ रहा तो आप बताइए, फिर मैं और इजी एग्जाम्पल आपको देके इस टॉपिक को क्लियर करूंगा, क्योंकि जब तक ये टॉपिक आपको नहीं आ रहा नेशनल इनकम समझ में नहीं आएगा। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली जो टीचर है वो या तो टॉपिक को बहुत कम करवाएंगे, क्योंकि ये कम से कम मैं अपने स्टूडेंटों को करवाता हूं तो 1 मंथ या 2 मंथ के अकॉर्डिंग करवाता हूं, लेकिन आपको इस वीडियो में मैं आपको 4 या 5 पार्ट में ये टॉपिक क्लियर करवा रहा हूं। और आपको कोई भी लगे प्रॉब्लम महसूस हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का कुछ भी बुरा नहीं माना जाएगा। मैं कभी भी जो मुझे सजेशन देते हैं मैं कभी भी फील नहीं करता कि उसने मुझे नेगेटिव पॉइंट से लिया है या पॉजिटिव पॉइंट से। जो हमारी पिछली वीडियो थी इंट्रोडक्शन पे, उस पे मेरे खास दोस्त ने 2 कमेंट किए, मुझे अच्छा लगा उस कमेंट को पढ़ के। तो उस दोस्त को मैं बता दूं, उसने मुझे एक कमेंट में सक्सेस के बारे में पूछा था, तो उसको बता दूं सक्सेस ओनली आप किसी की, यानी कि सक्सेस के जो मीनिंग है सभी के अकॉर्डिंग एक जैसे नहीं होते, क्योंकि किसी को लगता है कि सक्सेस गवर्नमेंट जॉब है, किसी को लगता है कि सक्सेस मनी अर्न करना है, किसी को लगता है कि सक्सेस यानी कि डिग्री को अर्न करना है। लेकिन जो मेरी मेनली सक्सेस है वो मैं मानता हूं अपने एडमिशन को, क्योंकि मेरा जो सपना है वो पूरी टिल डेथ तक, यानी कि पूरी जितनी भी लाइफ है स्टूडेंट रहने का है, वो भी रेगुलर स्टूडेंट। और दोस्तों मैं बता दूं जितनी भी मैंने डिग्रीज की हैं वो रेगुलर की हैं, ओनली जो +2 की डिग्री चल रही है वो मुझे प्राइवेट करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको पता है कि +2 में एज लिमिट होती है, यानी कि 20 की एज के बाद आपको कोई भी स्कूल है वो एडमिशन नहीं देगा। और एट ए टाइम जो मेरी एज है 30 के राउंड है,
तो मुझे डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल सकता +2 में, तो मुझे ओपन के थ्रू ही है वो मेडिकल करके, क्योंकि मेरा सपना है बीएससी करने का। और उन्होंने पूछा था सक्सेस, मेरी सक्सेस इसमें ही है, जो अगर शॉर्ट टाइम मानो तो मुझे बीएससी में एडमिशन मिल जाए, मेरे लिए उससे सक्सेस की बात कोई हो नहीं सकती। अगर गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज में मिलता है तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है, यानी कि सक्सेस है मेरे लिए। और लास्ट जो मेरा ड्रीम है वो आरबीआई गवर्नर बनने का है, मुझे और कोई सपना नहीं है। तो ये सक्सेस की बात हुई। और दूसरी बात, यानी कि उन्होंने कहा कि डिग्रीज इतनी मायने रखती जितना कि टेस्ट मायने रखता है। तो मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूं, डिग्री लेना मेरा ड्रीम है। मैं चाहता हूं कि हर सब्जेक्ट की डिग्री मेरे पास हो, चाहे टेस्ट क्वालिफाई ना हो, टेस्ट मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता। टेस्ट मैं जरूर देता हूं, और बता दूं एचटेट का एग्जाम भी मैं इसलिए देने जाता हूं, नेट का एग्जाम भी इसलिए देना चाहता हूं। मेनली मैं 2 ही टेस्ट देता हूं, एचटेट और नेट। और एचटेट और नेट इसलिए देने जाते हैं क्योंकि वहां पे हमें क्लासमेट मिलते हैं अपने पुराने, क्योंकि ये आपको पता है एचटेट की भी एज लिमिट है वो 42 है, और नेट की एज लिमिट कोई है नहीं। तो अपने पुराने जो साथी हैं उनसे मिलने का एक ही रास्ता है कि आपको वो मिल जाते हैं, जो मिलेंगे वो आपको एचटेट और नेट के एग्जाम में आराम से मिल जाते हैं आपके साथी। इसलिए मैं मेनली बेसिकली एचटेट और नेट देता हूं, और जो एजुकेशन में है ये मेनली टेस्ट है, और मैं इनको ही क्लियर करना, और टेस्ट जरूर दे के आता हूं। मेन मोटिव मेरा क्लियर करना नहीं होता, क्लियर हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है। और एक स्टूडेंट यानी कि एक दोस्त ने मुझे बैंकिंग के बारे में पूछा है, उसके लिए मैं बता देता हूं। जो मोस्टली बैंकिंग है उसके लिए कई बच्चे हैं, ग्रेजुएशन आपको पता है, बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी है, ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्यों, पहले जो एग्जाम थे वो +2 तक थे, लेकिन अब जितने भी बैंकिंग के एग्जाम है वो आपके ग्रेजुएशन पे चले गए हैं। लेकिन मोस्टली अगर आप 10th में हो या +2 में हो, तो मैं सभी को यही कहना चाहता हूं कि अगर 10th में हो तो उसके बाद आपको बीकॉम करनी चाहिए, अगर आपका बैंकिंग में इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि बीकॉम अगर आप करते हो तो उसमें जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो आपको बैंकिंग के बारे में ही नॉलेज देते हैं। तो आप जब बैंकिंग के टेस्ट दोगे तब आपको इतना ज्यादा महसूस नहीं होगा कि हम कुछ और नया कर रहे हैं, क्योंकि बीकॉम के सब्जेक्ट हैं। क्योंकि आगे भी आपको अगर प्रमोशन लेनी है, जितनी भी प्रमोशन होंगी वो आपको लेनी है, तो उसके लिए आपको बैंकिंग में टेस्ट दिए जाते हैं, और टेस्ट क्लियर करने के लिए आपको वही सिलेबस आएगा जो मेनली आपका बीकॉम में होता है। तो इसलिए आपको मेनली मैथ्स और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट हैं, इस पे मेनली फोकस करना पड़ेगा अगर आपको जो बैंकिंग के एग्जाम क्लियर करने हैं तो। क्योंकि आपका मैथ स्ट्रांग होगा तो ये मान के चलता हूं मैथ के साथ आपकी रीजनिंग भी स्ट्रांग होती है। और आपको पता है मैथ रीजनिंग होने के बाद जो मेन फोकस है वो इंग्लिश पे होता है, और जो पीओ को एग्जाम है बैंकिंग के उसमें तो इंग्लिश का जो लेवल है कुछ अब हाई होने लगा है। तो आपको इंग्लिश जो ग्रामर है उनके कंसेप्ट बिल्कुल बारीकी से क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपको जो बैंकिंग के टेस्ट है आराम से वो आप क्लियर कर लोगे। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, जो मेरे फ्रेंड्स और भी हैं, पवन सिहाग जी हैं, भीम शास्त्री जी हैं, रोहतास जी हैं, और अदर जो टीचर्स हैं, उनकी वीडियो अच्छी लगी हो, उनको आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, ताकि वो भी वीडियो को देखें, और वीडियो को बार बार देखिए। हमारा ये मेन मकसद ये नहीं है कि हमने अपना वॉच टाइम है वो इंक्रीज करना है या हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएं, नहीं, हमारा मेन फोकस है कि हम आप तक पहुंचे। आपको हमने खुद कह दिया, आप डायरेक्टली हमारे फ़ोन नंबर्स हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तक्षशिला अध्ययन केंद्र गोरीवाला है, आप फेस टू फेस हमसे आके मिल सकते हैं। और जिसको भी जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी से रिलेटेड, हम उसको प्रोवाइड करेंगे, मतलब गाइडेंस और काउंसलिंग बिल्कुल प्रोवाइड की जाएगी, और आपके जो भी डाउट है उनको दूर किया जाएगा। और आपको ये वीडियो का जो राष्ट्रीय इनकम जो नेशनल इनकम है ये फर्स्ट पार्ट था, इसको 4 या 5 पार्ट्स में आपको ये वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और इससे जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जहाँ +1 2 के सिलेबस में या बीए के, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। बस हम
हमारे तक्षशिला 2020 यूट्यूब चैनल को इस प्रकार ही देखिए, और आप जितना प्यार करेंगे हमारे चैनल को हमसे, उतना ही प्यार आपको वापस मिलेगा। क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो जितनी आप शेयर करोगे वो उतनी बढ़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें हम लिखते हैं, आपको स्पेशल बता दें, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए भी हिंदी चाहे इंग्लिश है आप बता सकते हैं, और स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होना, कई बार लिखते हैं, कोशिश तो हमारी यही होती है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी हो सकती है। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, आगे से हम इम्प्रूव कर लेंगे। और हमारे चैनल को आप देखिए, यही हमारा मोटिवेट है। हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आपका मोटिवेशन, आपके जो कमेंट हैं वही हमारी मोटिवेशन है। और जो कमेंट आप करोगे खुले मन से कीजिए, अगर बुरा लगता है बुरा कहिए, हम सीधा कहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई क्यों, देखो जो हमारे बारे में कुछ कहेगा तो मैं ये मानकर के चलता हूं वो हमारा शुभ चिंतक है और वो हमारे भले के लिए ही कहेगा। इसलिए हम उसके जो भी कमेंट है उनको समझेंगे और अपने में चेंज लाने की कोशिश करेंगे, और कुछ उनको कंफ्यूजन है तो उसको दूर किया जाएगा। और बाकी भाई सभी की अलग अलग थिंकिंग होती है, उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलता। और दोस्तों हमारी वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी कमियां है वो आपको हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और कोई भी टॉपिक आपको लगता है इसके बाद, नेशनल इनकम की वीडियो के बाद आपको लगता है कि वो टॉपिक पहले होना चाहिए, तो वह आप हमें बता सकते हैं। वैसे जब मैं इसका लास्ट पार्ट बनाऊंगा तब आपको बता दूंगा मैं कौन सा टॉपिक लेके आ रहा हूं, और उससे पहले आपके माइंड में कोई टॉपिक है वो तो हमें बता सकते हैं। और बेफिक्र होकर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जितना भी हम कर सके, यानी कि उनको जितनी भी नॉलेज प्रोवाइड कर सके वो हमारी करने की कोशिश होती है। और मेरा सपना है वो कॉमर्स, मेनली मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ, तो उसमें जो है वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर का है। और आई होप हो सकता है कि इस साल जो अब एग्जाम होने वाले हैं +2 के, मेरा सपना पूरा हो जाए। और जब मेरा सपना पूरा हो गया मैं जरूर बताऊंगा सभी फ्रेंड्स को। और जो लड़का है जिसे मुझे लगता है कि इस बार उम्मीदें हैं उसको भी लेके आऊंगा, और उसका भी आपको लाइव इंटरव्यू, यानी कि फेस टू फेस, नहीं तो उनकी जो यूट्यूब चैनल पे वीडियो करवाई जाएगी, अगर लाइव कोई होना चाहता है तो वो भी हम मौका देंगे स्टूडेंट को उससे क्वेश्चनिंग करने का। और हमारे वीडियो को देखिए, और आपका प्यार ही हमारी मोटिवेशन है। और बेझिझक होके हमसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपके दोस्त जैसा हूं, छोटा भाई मानो, बड़ा भाई मानो, जो भी। थैंक यू, धन्यवाद।